to cover another important topic, which is political parties under the chapter 7 Politics and Society. So, what is political party? Political party एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से आई थिंक हमें सिखाया जाता है या हमें पता होता है या हम फेमिलियर होते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही क्यों कर रही हैं, ठीक है। एवरी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल विद डिफरेंट इंटरेस्ट, ठीक है। हर सोसाइटी में आपको लोग दिखेंगे। उस सोसाइटी के लोगों का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट रहेगा, अपने अपनी आइडियोलॉजीज़ रहेंगी और अपने अपने ओपिनियंस रहेंगे, ठीक है। सम पीपल वांट मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को चाहते होंगे, ठीक है, इकोनॉमी में। कुछ चाहते होंगे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम हो, यानी इंटरवेंशन इज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहते होंगे इकोनॉमी में, और कुछ कम इंटरवेंशन गवर्नमेंट की चाहते होंगे। कुछ सोशल जस्टिस को प्रायोरिटाइज करते होंगे, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा रखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हर किसी इंसान का एक अलग इंटरेस्ट है, एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग ओपिनियन है, ठीक है। और जब भी हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, दीज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ये जो भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रहते हैं लोगों के, इट नीड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, इट नीड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म through which they can be represented, through which they can be represented. सो इसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान से समझिएगा, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं। हर एक लोग का एक अपना इंटरेस्ट है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपना एक गोल है, अपना ऑब्जेक्टिव है, अपने ओपिनियंस हैं, और वो हर एक इंसान का ना अलग होगा, ठीक है। कोई भी सिमिलर, अगर किसी का सिमिलैरिटी भी है, उसमें भी छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुछ चाहते हैं सोशल जस्टिस पे फोकस करना, कुछ चाहते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन अपना दिखाए, यहाँ पे इंटरफेयर करे, ठीक है। कुछ चाहते हुए नहीं, यहाँ पे इस इकोनॉमिक एंगल में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। तो हर किसी इंसान का एक अपना ओपिनियन रहता है, ठीक है। और इन्हीं सारे ओपिनियंस को, ये जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं हर इंसान के, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इन सारे इंटरेस्ट को या इन सारे ओपिनियंस को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। और फिर उस ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी उस आइडियोलॉजी को दर्शा रही है, किसी ओपिनियन को दर्शा रही है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ, हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ब्रॉडली शेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ को, एंड देर कमिंग टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। Now let us understand what it is written here. Now what is Max Weber talking about political party? एक जो भी हम definition की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब भी हमसे पूछा जाता है ना कि आप डिफाइन कराएं, यू डिफाइन व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, यार दो क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और एक होता है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, राइट। जब भी आपसे कहा जाए डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू अ थिंक ऑलवेज, जैसे भी हम यहाँ मैक्स वेबर पढ़ेंगे। एंड व्हेन देर इज दिस क्वेश्चन व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, देन यू हैव टू राइट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। आप फिर इस तरीके से लिख सकते हैं दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर ब्रॉडली सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज़। यहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आंसर राइटिंग का। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होता है, कहीं पर एग्जामिन पूछा होता है, कहीं पर एनालाइज पूछा होता है, कहीं पर क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज,
इन सब का अलग मतलब होता है और इसको अलग तरीके से ही आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है. देयर यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, देयर यू गो कि आपने दूसरे बच्चों से हटकर आंसर कैसे लिखा है, इन चीज़ों का मतलब पता होगा. कई बार क्या होता है, अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिख लिया, वही घिसा पिटा आंसर लिख लिया, पॉलिटिकल पार्टी ये और वही जो आप लिख रहे हो ना उसी को बार बार रिपीट कर रहे हो. हमेशा अपने आंसर को डाइवर्स तरीके से लिखने की कोशिश करो, यानी कि उसके डिफरेंट डायमेंशंस को के ऊपर बात करो. पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल एंगल से, सोशोलॉजिकल एंगल से अगर आप बता सकते हो, ये तो भी मैं पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इसी के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ. बट राइट तरीका क्या होता है, अभी जैसे इन इंडिया करके आप बता सकते हो, उसको कंपैरेटिवली विद अदर कंट्रीज़ का भी बता सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, राइट. सो डिफरेंट वेज और अलग अलग थिंकर्स का क्या मानना है, ये आपका हो गया डाइवर्स आंसर. जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपके आंसर्स में रहेगी, आपकी नॉलेज एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को कवर करेगा. आपकी मतलब इससे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है, इसको, इस एस्पिरेंट को या इस बच्चे को सब कुछ पता है. ठीक है, पता हो या नहीं हो पता हो, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की है कि आपको पता है हाउ टू राइट नाउ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर, किस तरीके से आंसर को लिखना है. ठीक है, आ जाइए अब इस पर. मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको क्वेश्चंस को समझना कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चंस में एनालाइज जब लिखा है तब आपको किस तरीके से आंसर करना है, जब आपको एग्जामिन कहा है, जब आपको क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया है, तब कैसे आंसर लिखना है. आई विल कम अप विद अ वीडियो लाइक दैट. अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज़ नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हम पढ़ रहे थे. मैक्स वेबर कहते हैं अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन which promotes candidates, contest elections and seek to capture political power. एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होती है जो कैंडिडेट्स को प्रमोट करती है, जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने की ताक में रहती है. लिमिटेशंस भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं मैक्स वेबर्स डेफिनेशन. मैक्स ग्लकमैन करके एक थिंकर है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो वेबर की डेफिनेशन है ना, वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर रही है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड फैक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है और फैक्शंस क्या होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंग्विशनेस है, ये क्लियरली नहीं हो पा रही है. ये मैक्स ग्लकमैन का मानना था. नाउ लेट अस सी व्हाट डज ग्लकमैन वांट टू टॉक अबाउट. According to Gluckman, parties and factions differ in terms of ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. की एक पार्टी जो होती है और एक तरफ जो फैक्शन होता है, ये डिफ़र करती है, इनमें डिफरेंस होता है. किन टर्म्स में हम बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, गोल्स, इनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इनकी ड्यूरेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, एक फैक्शन जो है इट मे बी टेम्प्रेरी, जो एक फैक्शन रहता है वो टेम्प्रेरी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जनरली क्या होती है, परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहती है. ठीक है, अब आ जाइए एक डेफिनेशन को देखते हैं. जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी अगर आपको डेफिनेशन देखनी है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग कॉमन आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स हु सीक टू कैप्चर और मेंटेन गवर्नमेंटल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और इन सम केसेस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है जो कि कॉमन आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं, और वो कैप्चर करना चाहते हैं गवर्नमेंटल पावर को, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जनरली एक कॉमन आइडियोलॉजी को प्रोजेस करते हैं. जैसे अभी हिंदुत्व है, ये एक आइडियोलॉजी है. ठीक है, ये एक कॉमन आइडियोलॉजी को पोजेस करें और आप देखोगे वहाँ के जो भी सारे मेंबर्स हैं ना उस पार्टी के, उनकी भी यही आइडियोलॉजी होगी, तभी दे आर फॉर्मिंग एंड दे आर टुगेदर इन अ पार्टी, राइट. वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वर्क कर रहे हैं, कंटेस्ट इलेक्शंस, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड दे सीक टू फॉर्म गवर्नमेंट. इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को भी मोबिलाइज करना है, लोगों के अंदर वो जागरूकता लाते हैं, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी रूल्स, अपनी जो आइडियोलॉजीज़ है उनको मनवाते हैं लोगों को कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है, हमारे मैनिफेस्टोज़ में ये है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं. ठीक है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और गवर्नमेंट बनाने की ताक में रहते हैं. देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, कॉमन आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स रहते हैं, लीडरशिप स्ट्रक्चर, then aim to capture or retain political power, contest elections, mobilize public opinion, aggregate interest of various social groups, provide political education, work within constitutional framework.
Although there are some revolutionary parties may attempt extra constitutional methods such as coups और revolutions. देखो ये सारे ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होती हैं, यानी कि लोग आपस में जब जुड़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो एसोसिएट होते हैं, उनके आपस में एक कॉमन आइडियोलॉजी रहती है, कॉमन थिंकिंग रहती है और कॉमन प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है। लीडरशिप स्ट्रक्चर उन और वो कैप्चर करना चाहते हैं पॉलिटिकल पावर को। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये उनके फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऐसा ही करना चाहेंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी उनका यही मेन मुद्दा रहेगा, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट एग्रीगेट होता है, एक जैसा इंटरेस्ट सबका। प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन, वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी, ये क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इनडिस्पेंसिबल इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल पार्टीज इनडिस्पेंसिबल हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में। क्यों? अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से। मॉडर्न स्टेट्स हैव ह्यूज पॉपुलेशंस। देखो मॉडर्न स्टेट्स जो हैं उनकी ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं उनकी ह्यूज पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। तो अब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है। सी पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइक एब्सोल्यूट नेसेसरी इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से। यानी कि इतना इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, इतनी इम्पॉर्टेंट ये इस वजह से है क्योंकि अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से जब मॉडर्न स्टेट्स होती है ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हर एक सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। अब इंडिया देख लो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो डायरेक्टली इकट्ठे तो नहीं हो सकते हर जगह पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करती है। अब एक आप एक बीजेपी देख लो, एक कांग्रेस देख लो, इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। आम आदमी पार्टी देख लो, हर किसी की आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, और जो लोगों को लग रहा है कि जिसकी आइडियोलॉजी उनसे अलाइन कर रही है वो उस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। जिसको लग रहा है कि कांग्रेस से उनकी आइडियोलॉजी अलाइन हो रही है तो वो कांग्रेस को देंगे। तो एक तरीके से जो पार्टीज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है हम लोगों को, हम लोगों के विचारों को, ठीक है। सो दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो हम सब आपस में अपने विचारों की धारणा रखते हैं वो पार्टीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रही है, right? Then comes political stability. Instead of individual personalities, parties provide continuity, stable leadership, organized political alternatives. Hence, governments remain relatively stable. देखो इंडिविजुअल पार्टीज़ के बजाय पार्टीज़ एक कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड करती है, एक स्टेबल लीडरशिप को प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स को भी प्रोवाइड करती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट्स होती है ना वो रिलेटिवली क्या होती हैं, स्टेबल रहती हैं। Then comes policy formulation. Political parties prepare manifestos, public policies, development agendas before elections. Election से पहले कोई भी political party हो, whether कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, एनी पार्टी, दे वुड प्रिपेयर द मैनिफेस्टोज। उनके मैनिफेस्टोज में क्या है, वो पब्लिक पॉलिसीज़ को प्रिपेयर करेंगे, डेवलपमेंट एजेंडाज को प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट इज़ डन ऑल बिफोर द इलेक्शंस। देन कम्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ना एजुकेट करते हैं सिटीजन्स को अबाउट राइट्स, ड्यूटीज़, पॉलिटिकल इशूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अभी जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, ये एक राइट है कि आप अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हो। अब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ ना आपको एजुकेट करने लग जाएंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो जो बेटी पढ़ाओ करके अब बात कर रही हैं, बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी आ गया, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, सेफ्टी आ गया हमारा, कोई भी अगर ऑफेंस हो रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है, उस सब के रिलेटेड लॉज बने हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एजुकेट करते हैं सिटीजन्स को राइट्स के रिलेटेड, ड्यूटीज़, आप लोगों की क्या ड्यूटीज़ है। फॉर एग्जांपल, डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, राइट, पॉलिटिकल इशूज़ क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, देन दे आर गोइंग टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट इट, ठीक है। देन कम्स लीडरशिप रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिफाई, ट्रेन एंड प्रमोट फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं, ट्रेन भी करती हैं, और जो भी फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको प्रमोट करती हैं। वो होती है लीडरशिप रिक्रूटमेंट, कि आपने आगे के लीडर्स किस तरीके से उनको रिक्रूट किया है, किस तरीके से चुना है। देन कम्स इंटरेस्ट एग्रीगेशन। आपस में इनके इंटरेस्ट किस तरीके से मिले होते हैं।
सोसाइटीज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन्स, ऑक्यूपेशन ग्रुप्स। कोई भी सोसाइटी है एक जैसे लोग नहीं हुए, हर किसी का रिलीजन अलग होगा, क्लास अलग होगी, कास्ट अलग होगी, रिलीजन्स अलग, रीजन अलग, ऑक्यूपेशन ग्रुप्स अलग। तो एक सोसाइटी में वेरियस डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे डाइवर्स एलिमेंट्स को कंबाइन करके कॉमन पब्लिक पॉलिसीज़ में बना देती है। ये सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं इनको कॉमन पब्लिक पॉलिसीज़ में बना देगी कौन? पॉलिटिकल पार्टी। अलग अलग डिमांड है सबकी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये आप कह सकते हैं उनके पास पावर है ये कि वो कॉमन पब्लिक पॉलिसीज़ जो है क्रिएट कर सकती हैं, कंबाइन कर सकती हैं। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक इसी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है सीजेपी प्रोटेस्ट्स में, जो आजकल सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपसे पेपर लीक हुए तो यू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट, what you have done, and it has not been done like for once, it is going on repeatedly. So आप उस चीज़ की accountability लो. When an opposition political parties criticize government policies, they expose corruption, question executive decisions, thereby strengthening democracy. जब आप opposition में होते हो, अभी तो यहाँ पे CJP जो पार्टी बनी हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। वैसे तो ऑपोजिशन को हमेशा रहना चाहिए इस ताक में, क्योंकि जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहेगी तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहती है ना, वो चेक में रहती है कि उनको भी पता है कि यार ऑपोजिशन इस चीज़ का हल्ला मचा लेगी या ऐसा हो जाएगा, एक शोर उठेगा, सोसाइटीज़ और जो हमारी कंट्री है वो अवेयर हो जाएगी, तो वो भी एक लिमिट में रह के अपनी गलतियाँ करते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन ही वीक हो ना तो उनको गलतियाँ करने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। when in opposition क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करती हैं, करप्शन को एक्सपोज करती हैं, क्वेश्चन करती हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को, जो भी डिसीजंस लिए क्वेश्चन किए, ये क्यों डिसीजन बना, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये ना एक तरीका होता है कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो। योर पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन, सिटीजन्स आर आस्किंग क्वेश्चन, ऑपोजिशन इज आस्किंग क्वेश्चंस। इस तरीके से डेमोक्रेसी जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है, चेक एंड बैलेंस रहता है। देन कम्स फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इनका क्या मानना है? फंक्शनलिस्ट कंसिडर पॉलिटिकल पार्टीज एज इंस्टीट्यूशंस दैट कंट्रीब्यूट सोशल स्टेबिलिटी। फंक्शनलिस्ट का मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। उनके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करते हैं और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर को इंश्योर करते हैं एंड यूज पॉलिटिकल अथॉरिटी फॉर कलेक्टिव वेलफेयर। Thus, political parties perform functions necessary for maintaining social equilibrium. तो जो political parties हैं ये इस तरीके से functions को perform करते हैं जो social equilibrium को maintain करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब आ जाए रॉबर्ट डैल, हु इज़ अगेन अ थिंकर, जिन्होंने प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात की है। उनकी किताब है हु गवर्न्स, 1961 में उन्होंने लिखी है हु गवर्न्स। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डैल, political parties acts as a linkage between citizens and government. citizens और government के बीच में एक linkage का काम कौन करती है? political party। इन दोनों को लिंक कराती है, यानी कि सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट को सिटीजन के साथ कौन सी चीज़ लिंक करा रही है? पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि दे आर्टिकुलेट इंटरेस्ट, वो एग्रीगेट डिमांड्स बताती है, पब्लिक ओपिनियन को चैनल करती है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रेशर ग्रुप, इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये सारा काम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है कि उनके इंटरेस्ट को बता रही है, लोगों की क्या डिमांड है, पब्लिक ओपिनियन को चैनलाइज कर रही है, प्रेशर ग्रुप्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर रही है। Thus, democracy functions through competition among multiple organized groups rather than domination by a single elite. तो डेमोक्रेसी इस तरीके से फंक्शन करती है कंपटीशन के थ्रू, जहाँ मल्टीपल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं और उनमें एक कंपटीशन लगा हुआ है, भागदौड़ लगी हुई है और एक सिंगल एलिट जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। देन कम्स रॉबर्ट मिशेल्स। आई थिंक हमने इनके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दिस। जब हम रेड टेपिज्म वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, हमने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में पढ़ा था रॉबर्ट मिशेल्स। इन्होंने एक बुक लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में। मिशेल गेव द फेमस, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने फेमस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में बात की है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वो ओलिगार्की की बात करते हैं। इसका मतलब है हर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, दे ग्रेजुअली बिकम्स कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स। चाहे कितनी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो,
पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंक्लूड किया है इसमें। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके दे आर कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स। कुछ चुनिंदा लोग, फ्यू प्लेयर्स, कुछ थोड़े से लीडर्स ही कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को, और या फिर पूरी कंट्री को। ठीक है। इवन डेमोक्रेटिक पार्टीज बिकम ओलिगार्किक, बिकॉज अब जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो भी ओलिगार्किक बन रही हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वो तो सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लीडर्स एक्वायर एक्सपर्टीज, लीडर्स को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती है, और इस तरीके से लीडरशिप परमानेंट हो जाती है। ठीक है। देयरफॉर कंप्लीट डेमोक्रेसी इज़ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल। ये जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी होती है कंट्रीज़ में, यहाँ पर इनका मानना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, रॉबर्ट मिशेल्स का मानना है कि कंप्लीट डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल लेवल पे, रियल ग्राउंड पे ये इम्पॉसिबल है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ ऑफन एन इल्यूजन, और जो ये हम इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक इल्यूजन है जो हमें बाहरी तौर पे दिख रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअल ग्राउंड पे हमें डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो CJP प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ बच्चों पे लाठीचार्ज वगैरह यूज़ किया उन्होंने। ठीक है। अगर बच्चे अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, एंड वी हैव दिस राइट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट, और अगर वो कर रहे थे तो उनको मारा क्यों? ठीक है, और उन पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तो उनको आई थिंक प्रोटेस्ट करने देना चाहिए था, और वो अपनी मांग रख रहे हैं, उनका राइट है। सो इफ़ इट्स देयर राइट, तो वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको ये देखने को मिलेगा। लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि जो जो हमें मिलेंगे उनको हम डाल देंगे जेल में, और 10 साल के लिए उन पर, मतलब ये हो गया थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम लेवल पर चले गए। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो एक इल्यूजन है, भारी तौर पे दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में लोग आवाज़ उठाते हैं कुछ, तो उनको किस तरीके से उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। तो बिकॉज पावर अल्टीमेटली रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास वो पावर रहती है, और उन्हीं के पास वो पावर सर्कुलेट हो रही है, और वही पूरी कंट्री को चला रहे हैं अपने हिसाब से। तो कहने को वो डेमोक्रेसी है। Then comes the classroom example that every national party may have millions of members. हर एक national party में millions of members होंगे, but decisions जो हैं regarding candidate selection, उनके alliances, उनके party manifesto, cabinet formation, जितने भी decisions हैं, they are usually taken by a handful of senior leaders. कुछ senior leaders होंगे, वही लेंगे, बाकी सिर्फ नाम के members हैं, उस पार्टी में वो involve हैं, लेकिन actual में वो कौन ले रहा है? वो कुछ सीनियर लीडर्स ही डिसीजंस को ले रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो के रिलेटेड हो, कैबिनेट को फॉर्म करने की बात हो, या कोई भी बात हो। ठीक है। और ये इलस्ट्रेट करता है मिशेल्स की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिशेल, एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हियर, राइट। Then comes political participation. Lester Milbrath classified citizens according to their level of political participation. उन्होंने citizens को classify किया उनके level of political participation के हिसाब से। पहला आता है political apathetics. नो इंटरेस्ट, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, आप वोट भी नहीं कर रहे हो, आप पॉलिटिकल डिस्कशंस को अवॉइड करो, तो उन्हें पॉलिटिकल अपाथेटिक्स कहेंगे। देन कम्स पॉलिटिकल स्पेक्टेटर्स, जो वोट करते हैं सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स को देखते हैं, और उनकी लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रहती है। स्पेक्टेटर्स होता है देखने वाला, कि हाँ ये हो रहा है, चल रहा है, देख लिया, पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं रह रहा है, यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर, राइट। देन कम्स ट्रांजिशनल एक्टिविस्ट, अटेंड रैलीज अटेंड करते हैं, कैंपेन्स को ज्वाइन करते हैं, वोटर्स को परसुएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ओकेजनली। यहाँ पर आपको मेहनत लग रही है, आपको रैलीज अटेंड करना है, कैंपेन्स को ज्वाइन करना है, वोटर्स को परसुएट करना है, ट्रांजिशनल एक्टिविस्ट कहेंगे। देन कम्स ग्लेडिएटर्स, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिलेगी। इलेक्शंस भी कंटेस्ट करते हैं, होल्ड पार्टी पोजिशंस, दे ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, एक्टिवली शेप पॉलिटिकल डिसीजंस।